नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों। मैं जेपी सर। आप देख रहे हैं न्यू विजन के यूट्यूब चैनल पर आपका अपना चैनल न्यू विजन। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ और एआरओ को नज़र में रख करके हिस्ट्री का पार्ट शुरू कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास और प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। याद रहे लक्ष्य हमारा है आरओ, एआरओ, उत्तर प्रदेश पीसीएस तथा अन्य छोटे एग्जाम। तो आप समझेंगे कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि क्या है। तैयार जाइए आप लोग, सभी लोग। सबसे पहले इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो भारतीय इतिहास के बारे में देखिए, आपको दिख भी रहा होगा, आपको दिख भी रहा है, कंफर्म है कि आपको दिख रहा है। ये आपका हिस्ट्री बोले तो इतिहास। और इतिहास को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। इतिहास को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला आपका भारतीय इतिहास, जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन हिस्ट्री। सेकेंड है आपका आधुनिक भारत, माफ करेगा, सेकेंड है आपका विश्व इतिहास अर्थात वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं। लेकिन हम लोगों को अभी आपको आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से केवल फर्स्ट बिंदु पर ही बात करेंगे, अर्थात हम लोग भारत के इतिहास पर ही बात करेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। विश्व इतिहास के बारे में आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी तो हम आपको पढ़ा देंगे। लेकिन अभी वर्तमान समय में आपको क्या पढ़ने जा रहे हैं? यह पढ़ने जा रहे हैं भारत का इतिहास। देखिए, दरअसल बात है कि भारत के इतिहास को हम लोगों ने तीन भागों में बांट कर देखते हैं। पहला भाग आपको देख रहे होंगे, पहला भाग है आपका प्राचीन इतिहास। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसे हम लोग नंबर 1 दे देते हैं। इसे हम लोग नंबर 1 देते हैं। सेकेंड नंबर पे आपका मिलेगा, यह है आपका मध्यकालीन भारत, जिसे कहते हैं मिडवल हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? मिडवल हिस्ट्री। थर्ड पर आपको दिखेगा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का मतलब क्या है? नवीन भारत। लेकिन बात हम लोगों को ये करना है कि प्राचीन भारत क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास क्या है, आखिर ये तीन कालखंडों को किस तरीके से बांटा और क्यों बांटा गया, कालखंडों को बांटा गया और क्यों बांटा गया, इस पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना? तो आप देख रहे होंगे कि प्राचीन काल का जो इतिहास की शुरुआत अगर कहीं ना कहीं हो रही तो पाषाण काल से हो रही है। इस प्राचीन काल का अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास की जो जानकारी हमें मिलता है किसे मिली है? पाषाण काल से। पाषाण का मतलब होता है पत्थरों वाला समय या पत्थरों वाला काल। हालांकि ये तीन पार्ट में विभक्त हो जाता है, हालांकि ये तीन पार्टों में विभक्त हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि पार्ट के बाद फिर आपको एक सभ्यता का नजर आएगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। क्या कहते हैं दोस्त? इसको हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं, सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता जैसे ही खत्म होती है, बल्कि ये बर्बाद होती है, अर्थात इसे बर्बाद तो नहीं लेकिन इसे बर्बाद किया गया है, वो आपको आगे बताएंगे। जैसे ये बर्बाद होती है, इसके बाद भारत पे एक और आती है जिसे कहते हैं हम लोग वैदिक। क्या है? वैदिक काल आता है। यह आपका वैदिक, इसे कभी भी सभ्यता नहीं कहा गया, इसे सभ्यता नहीं बल्कि कहा जाता है वैदिक काल कहा गया है, वैदिक काल कहा गया है। शायद ये लोग बर्बर किस्म के थे, या लोग कहीं ना कहीं इनके अंदर सभ्यता की कमी थी, इनके अंदर रहन सहन तो थी, लेकिन कब किसके साथ मार करना है, झगड़ा करना है, कब बंदूक निकाल देना अर्थात कब तलवार निकाल देना है, कब बल्लम निकाल देना है, कब किसके साथ विश्वासघात कर देना है, यही कारण है। इसीलिए ये लोग सभ्य नहीं थे, इसलिए इन्हीं के काल में केवल काल रह गया, ये सभ्यता की बात नहीं कहा गया। और प्राचीन काल में अगर देखा जाए, वैदिक काल के बाद अगर हम लोग बात करेंगे
तो और भी काले आता है। जैसे आपने देखेंगे कि वैदिक काल के बाद आपको महाजनपद देखेंगे, महाजनपद देखने के बाद आपको मौर्य काल आएगा, मौर्य काल के आपके बाद गुप्त वंश आएगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अगर बात किया जाए जो प्राचीन काल का जो एंडिंग टाइम हो रहा है, वो टाइमिंग एंडिंग टाइम हो रहा है, कब हो रहा है, वो मुस्लिम आक्रमण से हो रहा है। कैसे? मुस्लिम आक्रमण से हो रहा है। अब आप बात करेंगे कि मुस्लिम जो आक्रमण होता है भारत में, साथ में हम लोग कहेंगे भारत में कौन, जो आपको मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम भारत में मुस्लिम आक्रमण के बाद, भारत में मुस्लिम आक्रमण के बाद देश में क्या हुआ, देश में मिडवल काल आया। आखिर एक बात बताइए कि ऐसा क्या बातें हैं कि एक काल को छोड़ के दूसरे काल का नाम चेंज हो रहा है, इसको मिडवल कहा जा रहा है, जो बीता हुआ उसे प्राचीन कहा जा रहा है। और जैसे ही मिडवल चेंज होगा, मिडवल खत्म हो जाएगा, तो हम लोग बात करेंगे आधुनिक काल का। यदि औरंगजेब के बाद अगर देखा जाए तो 23 जून 1957 का जो क्रांति होती है, जो प्लासी का युद्ध होता है, कांतनी प्लासी का जो युद्ध होता है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसी व्यवस्था भारत पे आ जाती है। उस व्यवस्था को वैसे क्या कहते हैं कि उससे भारत का रूप बदल देता है, रंग बदल देता है, उसकी विचारधाराओं में चेंजेस आ जाता है। इसके लिए कहते हैं कि आधुनिक बात। आइए समझते हैं बात को। दरअसल बात है कि आप देख रहे हैं कि प्राचीन काल में पाषाण काल से लेकर के सिंधु सभ्यता, वैदिक अर्थात जो भी है, यह भारत की सभ्यता है। और भारत की सभ्यता में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। अब अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों पकड़ लिया जाए तो सबसे बुरा काल तब आता है जब वैदिक काल आता, अर्थात हिंदू व्यवस्था आ जाती है। आप इसमें हिंदू व्यवस्था में अगर देखा जाए तो एक वर्ण व्यवस्था है, और इस वर्ण व्यवस्था में कुछ वेद भी आएंगे, जिसमें इस वर्ण व्यवस्था में चार लोगों सामाजिक को 4 भागों में परिवर्तित कर दिया जा रहा है। पहला है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। हालांकि ये तीनों की जो ऊपर की स्थितियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की जो स्थितियां हैं वो खूब अच्छी है। लेकिन यहीं पे अगर देखा जाए तो जो शूद्रों की स्थितियां हैं, महिलाओं की स्थितियां हैं, बर्बर है, खराब है, बेकार है, ये परेशानियां कहीं ना कहीं आ रही है। अब ये लोग कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहते हैं, तरस रहे हैं, इसे उब रहे हैं इस व्यवस्था से। तो जब ये व्यवस्था से उब रहे हैं तो कोई ना कोई भारत पे, चाहे वो आक्रमण करने के लिए आया हो, चाहे वो पैसे कमाने के लिए आया हुआ, चाहे अपना धर्म का प्रचार करने के लिए आया भारत में, और क्या कर गया कि एक जगह भारत को लूटा, बर्बाद किया, और यहाँ पे शासन किया, रूलिंग किया। और जैसे ही शासन करेगा साहब, उसके बाद लोग उससे प्रभावित होंगे, जैसे इस्लाम धर्म को कबूल करने लगेंगे, और इस्लाम धर्म जैसे ही कबूल कर लेंगे, वहाँ पे एक परिवर्तन से कहते हैं इस्लाम धर्म जब तक चला तब तक क्या होगा आपको कि आप देखेंगे उसे मिडवल काल के नाम से जाना जाता है। तो एक सभ्यता, एक कल्चर, एक व्यवस्था को दूसरी व्यवस्था में परिवर्तित कर देना ही एक कालखंडों में देखने को आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से तो आप देख रहे होंगे कि मध्यकाल की जो शुरुआत हो रही है, मध्यकाल की जब शुरुआत हो रही है तो कब से आ रही है कि मुस्लिम आक्रमण से शुरू हो रही है, और इसका एंडिंग टाइम अगर देखा जाए तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहब इसकी एंडिंग हो जा रही है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक और व्यवस्था आती है, जिसे अंग्रेजी व्यवस्था आ जाती है, और उसे कहा जाता है आधुनिक भारत। समझ पा रहे होंगे, आप देख रहे होंगे। एक बातें हैं, एक कहानी है किस प्रकार से आधुनिक बना, किस प्रकार से। एक बात मैं और आपको बताना चाह रहा हूं यहीं पे, एक बात मैं और आपको बताना भूल गया और बता दे रहा हूं मित्र, कि ये बात यह है कि आप देख रहे होंगे कि इसकी भी कुछ अपने अपने समय होती है। आप देखेंगे कि जीरो से लेकर के ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे 1 2 3, ये बहुत दूर तक जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। इसी ईसा पूर्व को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं। और बीसी का मतलब होता है क्या होता है, बिफोर। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। क्या नाम है? क्राइस्ट। बिफोर का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, और बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीह साहब के जन्म के पहले की बातें हैं। ईसा मसीह साहब के जन्म के पहले की जो बातें हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ईसा पूर्व या बीसी कहा जाता है। और यहीं पे अगर देखा जाए 1 2 3 2000, अभी 23 चल रहा है, जून चल रहा है, 23 है,
तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हालांकि इसे अंग्रेजी में एडी कहा जाता है। हालांकि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडी कहा जाता है। एडी का मतलब होता है एनुअल। क्या नाम है, एनुअल डोमिनी, क्या कहते हैं इसे हम, एनुअल डोमिनी। ठीक है ना, ये इसका इसका मतलब है कि ईसा पूर्व। आज से लेकर के, ठीक है, पीछे हम लोग जाएंगे तो यह 2 खंडों में बांट, ये है आपका ईसा पूर्व और ये है आपका ईस्वी। ये है आपका ईसा पूर्व और ये है ईस्वी। आगे बात हम लोग करेंगे दोस्त, देखते रहिए क्या क्या है। अब बात करते हैं हम लोग सीधे यहाँ पर, ये है हमारा भारत देश, ये है हमारा भारत देश। और भारत देश का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, भारत देश का साहब इतिहास पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो भारत देश क्या है, उसका नाम कैसे कैसे पड़ा, आइए। प्राचीन भारतीय इतिहास में आप देख रहे हैं, और प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन भारत के कुछ अपने अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। भारत अलग अलग नामों के नामों से जाता है। जैसे हम लोग कहेंगे कि इस भारत का नाम कभी भारतवर्ष भी था, तो पहला इसका नाम है भारतवर्ष। भारतवर्ष पहला। आखिर ये भारतवर्ष कब कहा गया है, कहाँ कहा गया है, तो यह पुराणों में कहा गया है। कहाँ कहा गया है, पुराणों में। यह पुराणों में कहा गया है। कहाँ कहा गया है, कहा, यह पुराणों में कहा गया है। दूसरा नाम है आपका इंडिया। क्या है आपका, इंडिया। इंडिया कौन कहा है, तो इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इंडिया यूनानियों ने नाम दिया है। कौन दिया है, यूनानियों ने। इंडिया का नाम साहब यूनानियों ने, इंडिया का नाम यूनानियों ने दिया। यूनानी, जिसे हम लोग ग्रीक का नाम सुने होंगे, जिसे हम लोग ग्रीक कहते हैं, यूनानियों ने नाम दिया। हालांकि सिंधी नदी के क्षेत्र को इन्होंने सिंधु नदी की, कह सकते हैं कि इन्होंने सिंधु, क्या है आपको, सिंधु नदी के आसपास के इलाका को, सिंधु नदी के आसपास के इलाका के आसपास के क्षेत्रों को, उन्होंने क्या किया, ठीक है ना, इंडस कहा। क्या कहा, सिंधु को उन्होंने क्या कहा, इंडस कहा। यह आप इंडस, और इंडस के आसपास के इलाकों को इंडस से निकला क्या नाम है, हिंडन, और हिंडन से निकला हिंदू, क्या नाम है, इंडिया। और इंडिया के इसके आसपास के इलाकों को ने क्या कहा, इंडिया कहा। अगर हम लोग, ठीक, तीसरी बात हम लोग बात बताएंगे कि हिंदुस्तान शब्द अगर की बात किया जाए, तो भारत का हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, तो अरब वासियों, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि मुस्लिम लेखकों ने क्या है कि भारत का नाम उसने हिंदुस्तान रखा है। ठीक है, कौन रखा है, मुस्लिम इतिहासकारों ने। तो हिंदुस्तान का जो नाम पड़ा है, भारत का जो नाम हिंदुस्तान पड़ा है, वो कौन कहा है, तो कहेंगे मुस्लिम इतिहासकार। कौन है, यह आपको मुस्लिम इतिहासकारों ने इसका क्या किया, इसका नाम दिया। तो भारत के क्या नाम, 3 नाम। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि भारतवर्ष का नाम पुराण से मिलता है, इंडिया यूनानियों ने दिया है, और हिंदुस्तान मुस्लिम के इतिहासकारों ने दिया है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि वर्तमान समय में इसका नाम क्या है, भारत। क्या नाम इसका है, भारत या इंडिया इसका नाम है। आखिर इस भारतीय संविधान आर्टिकल 1 कहता है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। लेकिन भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत। कह सकते हैं कि भारत ही है, इसका 2 ही नाम से प्रख्यात है पूरे इंटरनेशनल में। क्या नाम इसका, भारत और इंडिया। बाकी ऊपर के जो और 2 नाम हैं उसे कट कर दिया गया है, उसे खत्म कर दिया गया है। सिर्फ 2 नामों से हम लोग जानते हैं, भारत या इंडिया। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत के इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। लिखिए और पढ़िए आगे। अगर बात करेंगे कि भारत के इतिहास की जानकारी कैसे, तो नामकरण की बातें हो गई। अब तो ये नामकरण की बात हो गई, लेकिन अगला है भारत के इतिहास की जानकारी, या कहेंगे हम लोग भारतीय इतिहास की
जानकारी, भारतीय इतिहास की जानकारी कैसे कैसे हुई, है ना। भारतीय इतिहास की जानकारी कैसे हुई, कैसे हमको इतिहास के बारे में पता चला, कैसे इसका लेखन किया गया, कौन कौन स्रोत है, तो आइए हम इसके बारे में बात करेंगे। भारतीय इतिहास के स्रोतों की यदि हम लोग बात करें तो पहले आपके स्रोत आपको दिखाई देगा। पहला जो आपको स्रोत दिखाई दे रहा है ये कई, जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक। आप देख रहे हैं कि धार्मिक जो ग्रंथ हैं, भारत में बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे आपका वेद है, ठीक है, अर्यक है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो ग्रंथ, इन ग्रंथों से हमारे देश के कल्चर या सब बीते हुए या पुराने समय से लेकर के आज तक उनके कल्चरों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में पता लगा, और इन पता और इनकी जानकारी को क्रमीकृत करके इतिहास का लेखन किया गया है। एक बात। दूसरी बात है, कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें भी हैं जिसकी वजह से पढ़ करके या जिस पुस्तकों से पढ़ करके हमने अपने देश का इतिहास का लेखन किया है। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझे कि भारतीय इतिहास की जानकारी कैसे हुई। तो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार लिखा है कि धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आइए देखते हैं, अब बात करेंगे भारत के इतिहास की जानकारी तो प्राप्त होती है, लेकिन उनके सोर्स क्या है, क्या क्या सोर्स है, इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त मिलती है, कैसे प्राप्त हुई हमको। तो कुछ इस प्रकार के स्रोत हैं, आप देख रहे होंगे कि इनके स्रोत हैं, और इन स्रोतों के अनुसार भारत की जानकारी हुई। इन स्रोतों के अनुसार भारत की जानकारी हुई, तो जानकारी कहाँ से हुई, तो पहले नंबर पे आता है आपको धर्म ग्रंथों से। तो धर्म ग्रंथ कौन सा, पहला जो धर्म ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद। हालांकि वेद की बात करेंगे हम लोग, जो पहले की बात कर रहे हो क्या है, आपका वेद है, वो आपका वेद है। और वेद को हम लोगों ने 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं, वेद को हम लोगों ने 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो पहला वेद है आपका ऋग्वेद जो आपको लिखा है, दूसरा आपका यजुर्वेद, उसका बाद के बाद आपका क्या नाम है, श्याम वेद, फिर अथर्ववेद, यानी कि 4 वेद आपको मिलेंगे। और इन 4 वेदों का पहला है आपका ऋग्वेद। उसके बाद आप देखेंगे कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करेंगे, चाणक्य की नीति की बात करेंगे। आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा भी समाज इसे कहते हैं मौर्य समाज, और मौर्य डायनेस्टिक, और मौर्य डायनेस्टिक को खड़ा करने के लिए धनानंद या घनानंद को परास्त करके, हरा करके, एक चाणक्य नामक, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम का व्यक्ति जो ब्राह्मण हुआ करते थे, उनके वजह से, उनके दम पर, उनके नीतियों के दम पर धनानंद का राज्य हड़प लिया गया, और उसके स्थान पे एक शूद्र वंश का, हालांकि वो भी शूद्र थे, भी शूद्र वंश अर्थात हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य का नींव रखा गया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी एक डायनेस्टिक बसाई, जिसका नाम कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, हालांकि उसका नाम चंद्रगुप्त होता है, और मौर्य नाम की उसने अपनी डायनेस्टी की स्थापना की। हालांकि जो मौर्य नाम की जो इतिहास में बातें या शब्द निकल कर आते हैं, उसकी मम्मी के नाम पे, अर्थात उसकी जो माता का नाम है मूरा, और मूरा से मौर्य बना, ध्यान देने की बात है। दूसरी बातें हैं आपको कि भारत में कुछ विदेशी लोग भी आते हैं, भारत में कुछ विदेशी लोग भी आते हैं, जैसे आप देखेंगे कि चाइना के लोग आए थे, अर्थात चीन के लोग आए थे, वांगसंग और भी लोग आए थे। तो विदेशी लोग आए और अपने देश के कल्चर को लिख करके अपने देशों पे लेकर गए, फिर वहाँ अपना ऐतिहासिक बनाए, फिर हम लोगों ने उनको पढ़ा। इसके कारण इतिहास आपको प्राप्त होता है विदेशियों के स्रोत से। चौथी बात अगर हम लोग करेंगे तो चौथी बात है पुरातात्विक, अर्थात हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की खुदाई 1922 में शुरू होती है, 1922 में, 1921 1922 में शुरू होती है। जिसे राखाल दास बनर्जी का नाम सुने होंगे, दयाराम साहनी का नाम सुने होंगे, आप जानते होंगे। इनके द्वारा खोदी गई या कहीं पर भी खोदी गई कुछ साक्ष्य की जो प्राप्ति होती है, कुछ साक्ष्यों के प्राप्त होती है, वो साक्ष्य इस प्रकार से हैं। इनकी प्राप्ति से हम लोग क्या करते हैं, इतिहास का लेखन करते हैं, इतिहास की जानकारी करते हैं, इतिहास की जानकारी करते हैं। आइए कुछ और बातें आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है। तो आप ये दिखाई दे रहा होगा कि यह आपका धार्मिक है, ये क्या आपका है, धार्मिक ग्रंथ है। यह है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, क्या है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ये आपका ग्रंथ है। और यह धार्मिक ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, यह आपका धार्मिक ग्रंथ है दोस्त।
धार्मिक ग्रंथ है। अब इन धार्मिक ग्रंथों के बारे में हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, आखिर इस धार्मिक ग्रंथ में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या बातें हैं। तो देखिए पहली बात हम लोग करेंगे कि इसमें वेद आपको मिलेगा। वेद को हम लोगों ने कई भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था, ऋग्वेद, ठीक है ना। अगर हम लोग दूसरी बात करेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन ग्रंथ है? तो आपको ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है दोस्त, ग्रंथ, यह है ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरे नंबर की यदि हम लोग बात करें तो पुराण का भी नाम आपने सुना होगा, पुराण का भी नाम सुने होगा, हटा देते इसको। किसका नाम सुने आप लोगों ने? पुराण का भी नाम सुना होगा। आप लोग वेदांग का भी नाम सुना होगा, वेदांग का भी नाम सुना होगा। आप 5वें नंबर की बात करेंगे तो आपने उपनिषद की बात सुना होगा, उपनिषद की बात सुने होंगे, ठीक है ना। आप उपनिषद, आप अरण्यक की बात सुने होंगे, क्या नाम है 6ठे नंबर पे? आर्यनक की बात सुने होंगे, ठीक है। आप 7वें नंबर पे अगर देख लिया जाए तो आप जैन साहित्य के बारे में आपने सुना होगा सर, जैन साहित्य, जैन साहित्य के बारे में आपने सुना होगा। आप बौद्ध साहित्य के बारे में सुना होगा, क्या है, बौद्ध साहित्य के बारे में सुना होगा। इन 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 धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देश का क्या लिखा गया है? इतिहास लिखा गया। ये धार्मिक ग्रंथों के क्या लिखा गया है? देश का इतिहास लिखा गया है। और इन सारों का संबंध, मतलब इन सभी का संबंध, इन सभी का संबंध क्या है? तो अगर हम इन सभी का संबंध की बात करें तो यह संबंध है वैदिक साहित्य, ठीक है। इन सभी इन सभी का संबंध, इन सभी का संबंध वैदिक संबंध है। इन सभी का संबंध वैदिक वैदिक साहित्य, इन सभी का जो संबंध आपको दिखाई दे रहा है मित्र, वो किसका संबंध है? वह वैदिक का संबंध है। क्या है यह? वैदिक साहित्य का संबंध है। यह इनकी वजह से, इनको पढ़ करके इन ग्रंथों के अनुसार हमें क्या मिला? भारत का इतिहास लिखने का काम किया गया। भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग बात और भी करें थोड़ा सा, तो बात करें ऐतिहासिक ग्रंथ की बात यदि हम लोग करें, ऐतिहासिक ग्रंथों की यदि हम लोग बात करें तो कुछ इस प्रकार से ऐतिहासिक ग्रंथों को, ऐतिहासिक ग्रंथों से कुछ प्राप्त किया गया। पहला हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र, ये ऐतिहासिक है, जिसे हम लोग कहेंगे अर्थशास्त्र। यह है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की जानकारी किससे मिलती है? तो कौटिल्य का नाम सुने होंगे आप, कौटिल्य का है, यह आपका कौटिल्य है। इसी को हम लोग 3 अलग अलग नामों से जानते हैं। इसे हम लोग विष्णु गुप्त के नाम से जानते हैं, विष्णु गुप्त के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर दूसरा ऐतिहासिक की हम लोग बात करें, दूसरी बात करें तो आप लोग चचनामा के नाम सुने होंगे, चच नामक, चचनामा, नामा की बात सुने होंगे। चचनामा वही राजा जो ताहिर का मैटर आता है, जिसने मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आएगा, आक्रमण किएगा, यह कुछ कहानियां लिखेगा, ठीक है, दक्षिणी भारत की वगैरह वगैरह आपने देख रहे होंगे, ठीक है ना। तीसरा है आपका महाभाष्य। आपको तीसरा मिलेगा महाभाष्य, महाभाष्य। अब बात आती है कि महाभाष्य की जानकारी कौन थे? पाणिनि है, पाणिनि है। चचनामा का लेखक कौन है? तो आप जानते हैं अली अहमद हैं। कौन है? अली अहमद, अली अहमद साहब हैं। अगली हम लोग बात करें, या अगला बात करें हम लोग राजतरंगड़ी, 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 जिसे कल्हड़ का नाम सुने होंगे, कल्हड़, यह आपका कल्हड़। इन सभी ग्रंथों की जानकारी, इन सभी ऐतिहासिक ग्रंथ, ये ऐतिहासिक ग्रंथ, इन सभी ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार इन्हें पढ़ करके, इन्हें लिख करके भारत के इतिहास का लेखन किया गया है। भारत के इतिहास का लेखन किया गया है। हम लोग बोल रहे थे
ठीक है। अब देखेंगे वेद की अगर जानकारी हमें प्राप्त हुई है, वेदों से जानकारी यदि प्राप्त हुई है तो हमारे वेद हैं, वेद के कितने अंग है, वेद के कितने अंग है, तो आइए कुछ इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि वेद के कितने अंग है। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं मित्र। कौन कौन से वेद हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन वेद है, तो पहला वेद है आपको ऋग्वेद आपको मिलेगा। कौन सा वेद मिलेगा आपको, ये आपको ऋग्वेद मिलेगा, यह प्रथम आपको है। सेकेंड नंबर पे अगर देखा जाए तो आपने देखा है सामवेद है, सामवेद है। और तीसरे नंबर पे अगर देखते हैं हम लोग, तीसरे नंबर पे देखते हैं तो आपका यजुर्वेद, क्या नाम है, यह यजुर्वेद है। और चौथे नंबर की बात अगर हम लोग करें तो अथर्ववेद, क्या है आपका, अथर्ववेद। ठीक है ना। ये 4 वेद हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 वेद हैं। ठीक है। सबसे पहला और पुराना यह ऋग्वेद है, उसके बाद आपका आया सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद है। ठीक है ना। इसके बाद यजुर अर्थात यज्ञों का वेद है। यह है आपका अथर्ववेद, जहाँ पे जादू टोना विषक्रांत का नाम सुना होगा। ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी आपको जादू टोना की बातें कही गई है। तो वेद 4 प्रकार, इन वेदों के अनुसार भारत का लेखन किया गया, इन वेदों के अनुसार भारत का लेखन किया गया है।